वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में आज नया प्रकरण है अथ उपमान परिच्छेद। ठीक, अब उपमान परिच्छेद उपमान खंड इसका आरंभ कर रहे हैं। आगे अथ उपमानम निरूप्यते, मिला पंक्ति। अथ शब्द का अर्थ यहाँ पर है अनंतर। किसके अनंतर? तो अनुमान निरूपण के अनंतर। अथ शब्द का अर्थ हो जाएगा अथ बराबर, यहाँ पर अथ बराबर अनुमान निरूपणानंतरम। ठीक है, अनुमान निरूपणानंतरम। अनुमान का निरूपण होने के बाद हो गया ना। आगे चलिए, उपमानम निरूप्यते। अनुमान के बाद अब उपमान का निरूपण कर रहे हैं। निरूप्यते, निरूप्यते मतलब क्या? निरूप्यते का अर्थ लिखिए स्वरूप लक्षण फलैहि ज्ञाप्यते। स्वरूप लक्षण फलैहि ज्ञाप्यते, निरूप्यते। हो गया। चलिए, मतलब उपमान का स्वरूप क्या है, उपमान का लक्षण क्या है और उपमान का फल क्या है, इन सभी बातों को बता रहे हैं ग्रंथकार। इन सभी बातों को बता रहे हैं। अथ उपमानम निरूप्यते। आगे चलिए, तत्र सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम, मिला पंक्ति। तो उपमान का ये लक्षण है। तत्र मतलब स्वरूप लक्षण फलेषु। स्वरूप लक्षण और फल इन तीनों में सबसे पहले कर रहे आप लक्षण। क्या लक्षण है? तो सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम। जैसे हर जगह आता है कि नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, अनुमिति प्रमाकरणम अनुमानम। उस प्रकार सादृश्य प्रमा है, अर्थात उपमान प्रमाण के द्वारा जो प्रमा उत्पन्न होती है। प्रमा मतलब ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, प्रमाणजन्य ज्ञान। उस ज्ञान का नाम है यहाँ पर उपमिति प्रमा बोलिए चाहे सादृश्य प्रमा बोलिए। तो सादृश्य प्रमा का जो करण है वह है कौन? उपमान। ठीक है जी। तो ये जो उपमानम पद आया है उस पर लिखिए एक वाक्य, उसका विग्रह। सादृश्य प्रमाकरणम, इसका विग्रह लिखाते हैं। उपमिति करणम उपमानम। उपमिति करणम उपमानम। आगे पूर्ण विराम। सादृश्य प्रमाया करणम। सादृश्य प्रमाया करणम उपमानम इत्यर्थः। ठीक, सादृश्य प्रमा का जो करण है वही उपमान है। हो गया जी। अब थोड़ा समझ लेते हैं, तो वो कौन है उपमान और कौन है उपमिति। सभी बातों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे, किंतु थोड़ा विषय पहले समझ लेंगे। होता क्या है, कोई व्यक्ति कि जिसने बार बार गाय को तो देखा है, और गाय के जैसा ही एक पशु होता है, उसका नाम है गवय। उसका आकार प्रायः गाय के जैसा ही है, और उसको गवय को देखने की इच्छा हुई, किंतु गवय कैसा होता है उसको पता नहीं। तब वह व्यक्ति कि जिसको गाय का ज्ञान तो पहले से है, गवय का ज्ञान नहीं है, तो वो कहीं पर जंगल में चला जाता है और वहां के रहने वाले पुरुष को पूछता है गवय कैसा होता है करके। तो वो बताता है कि गाय के जैसा गवय होता है। कैसा होता है? गाय के जैसा। क्योंकि उनको चिंता उत्पन्न होगी, गवय को कैसा बताओ, गवय कैसा होता है करके। तब उस पुरुष ने पूछा, तुमको गाय का ज्ञान है क्या? तो बोले हाँ, गाय तो है, हमारे घर में भी है। बस
गाय की तरह, गाय के जैसा पशु आपको दिखने को मिल जाएगा जंगल में, तो समझ लेना यही है क्या, गवय। ठीक है। फिर वो व्यक्ति चला जाता है जंगल में ढूंढने के लिए गवय को, और कुछ दूर जाने के बाद उसको दिखाई देता है गाय के जैसा पशु विशेष पिंड, तो उसको ज्ञान हो जाता है यही गवय होगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरे गाय जैसा ही ये पशु है। तो ये जो ज्ञान हुआ, कैसा ज्ञान है वो, गवय में गाय का सादृश्य ज्ञान, यह है उपमान। ये क्या है जी, उपमान। इसको क्या बोल सकते हैं, गवय, गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञान। क्या बोलेंगे, गवयनिष्ठ, गवय में गो सादृश्य का ज्ञान। इसी को दूसरी भाषा में बोलेंगे गवय अनुयोगिक गौ प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान। क्या जी, गवय अनुयोगिक गौ प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान। क्योंकि सादृश्य के लिए भी एक अनुयोगी होता है, एक प्रतियोगी होता है। जैसे अभाव का होता है कि नहीं, प्रतियोगी वगैरह, अनुयोगी प्रतियोगी, उस प्रकार क्या सादृश्य का भी होता है, क्या, अनुयोगी प्रतियोगी। तो जिसमें सादृश्य वो हो जाता है सादृश्य का अनुयोगी, और जिसका सादृश्य वो हो जाता है सादृश्य का प्रतियोगी। लगा इतना? तो किसमें सादृश्य दिखाई दे रहा है अभी, गवय में। किसका, गाय का। तो उस सादृश्य का प्रतियोगी बनेगी कौन, गाय, और अनुयोगी बनेगा कौन, गवय। तो क्या बोलेंगे इसको, गवय अनुयोगिक गौ प्रतियोगिक सादृश्य। क्या क्या बोलो, गवय अनुयोगिक गौ प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान हुआ। ठीक है ना, गवय अनुयोगी और गौ प्रतियोगी, तो ये है उपमान। गवय में गाय के सादृश्य का ज्ञान, ये उपमान। फिर उसके बाद दूसरे क्षण में उसको ज्ञान होता है क्या, मदिया गऊ, मेरी गाय इसके सदृश है, गवय के सदृश है। ये ज्ञान हुआ उसको। अब ये ज्ञान कैसा है, गाय में गवय के सादृश्य का ज्ञान। किसमें, गाय में। तो सादृश्य का अनुयोगी कौन हो जाएगी अब, गाय, गाय में। और किसका सादृश्य, गवय का। इसको क्या बोलेंगे फिर, गौ अनुयोगिक गवय प्रतियोगिक सादृश्य। क्या क्या, गौ अनुयोगिक गवय प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान, यह है उपमिति। तो उपमान और उपमिति दोनों में अंतर समझ में आया। तो उपमान कौन है, गवय अनुयोगिक गौ प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान, ये हुआ उपमान। गवय में गाय के सादृश्य का ज्ञान। उसके बाद जब उसको गाय में गवय की सादृश्य का ज्ञान होता है, वो हो जाता है उपमिति। फिर उसको क्या बोलेंगे, गौ अनुयोगिक गवय प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान, ये होगा क्या, उपमिति फल। फिर उस उपमिति के लिए करण है कौन, गवय में गाय के सादृश्य का ज्ञान, यह है उपमान। यह उसका स्वरूप हुआ। ठीक है, लक्षण क्या, उपमिति करणम उपमानम, कि वह सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम, ये लक्षण हुआ। लग गया अर्थ जी। हाँ, अब उस उपमान का फल क्या है, गाय में गवय के सादृश्य का ज्ञान, ये फल हुआ उपमिति फल। ठीक है ना जी, गौ अनुयोगिक गवय प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान, ये फल हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए फिर क्या लिखा है मूल में, अथ अनुमान निरूप्यते तत्र सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम, लिखा ना। और क्या लिखा है इसके ऊपर आपने, सादृश्य प्रमायाकरणम, ऐसा लिखा ना, पूर्ण विराम, आगे थोड़ा एक वाक्य लिखिए, तत्करणम च, तत्करणम च। मतलब तत्करणम च का अर्थ क्या होगा, उपमिति करणम च। तत्करणम च बरोबर उपमिति करणम च।
तत्करणम च बराबर उपमितिकरणम च बराबर सन्निहित गवय निष्ठ, सन्निहित गवय निष्ठ गौ सादृश्य ज्ञानम, गवय निष्ठ गौ किंवा गो सादृश्य ज्ञानम अर्धरांत एतत् एव उपमानम इति भावः। एतदेव उपमानम इति भावः। ठीक है जी, अर्थ को देखिए भाई। तत्करण मतलब उपमिति प्रमा का करण कौन है? तो उदाहरण में सन्निहित अग्नि सामने खड़ा है कौन? गवय। तो सन्निहित जो गवय, गवय निष्ठ गौ के सादृश्य का ज्ञान है। अर्थात गवय अनुयोगिक गौ प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान, ये हुआ क्या? उपमान। ठीक है जी, आगे चलिए मूल में। तथा ही इसी बात का स्पष्टीकरण कर रहे ग्रंथकार। नगरेषु दृष्ट गोपिंडस्य पुरुषस्य वनम गतस्य गवय इंद्रिय सन्निकर्षे सति भवति प्रतीति अयम पिंड गो सदृश इति। हो गया जी। चलो एक एक बात। तथा ही नगरेषु, नगर में, गांवों में, शहरों में देखा है जिसने गाय को। तो नगरेषु दृष्ट गोपिंडस्य पुरुषस्य, पुरुषस्य इसका विशेषण है दृष्ट गोपिंडस्य, है कि नहीं? मतलब देखी है गाय जिसने। तो गोपिंडस्य का अर्थ लिखिए गोदेहस्य, गाय का देह जिसने देखा है। ठीक है, चलिए। गोपिंड मतलब गोदेह। तो दृष्ट गोपिंड से पुरुष से, जिसने गौ का पिंड पहले देखा है, फिर वनम गता, वन में गया, और वन में जाने के बाद क्या हुआ? गवय इंद्रिय सन्निकर्षे सति, गवय के साथ इंद्रिय का क्या हुआ? सन्निकर्ष हुआ, है कि नहीं? देखा उसने। सती भवती प्रतीति, प्रतीति ज्ञान, तो उसको ज्ञान होता है। फिर क्या ज्ञान होता है भाई? तो अयम पिंड गो सदृश इति, ये ज्ञान हुआ। अयम पिंड, अयम पिंड अयम गवय देह, अयम पिंड का अर्थ लिख के रखिए। अयम पिंड मतलब अयम गवय देह, यह गवय का देह। गो सदृश मतलब गो सादृश्यवान, गौ के सादृश्य वाला है यह पिंड। तो यह कौन सा ज्ञान हुआ? गवय में गौ के सादृश्य का ज्ञान, अर्थात कौन है ये? उपमान। लग गया इतना? हाँ, आगे चलिए। अभी तो सादृश्य ज्ञान हुआ कि नहीं? लेकिन सादृश्य ज्ञान, सादृश्य किसको कहते हैं भाई? सादृश्य का मतलब क्या? तो सादृश्य की परिभाषा लिखिए। सादृश्यम बराबर, सादृश्यम बराबर तत् असाधारण धर्म शून्यत्वे सति, तत् असाधारण धर्म शून्यत्वे सति, तत् असाधारण धर्म शून्यत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम, तद्गत भूयो धर्मवत्वम, तद्गत भूयो धर्मवत्वम। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई। तद असाधारण, इसका भी सादृश्य यदि है तो उसका असाधारण धर्म तो नहीं रहता है उसमें, क्योंकि हर एक वस्तु का अपना अपना असाधारण धर्म अलग अलग होता है। ठीक है ना? और वो असाधारण धर्म में उसका लक्षण बनता है। इसलिए उस असाधारण धर्म से, असाधारण धर्म से रहित हो, और तद्गत उसमें रहने वाले भूयो बहुत सारे धर्म से युक्त हो, उसको कहते हैं क्या? सादृश्य। जैसे मुख, किसी के मुख को देखकर क्या होता है कि चंद्र सदृश मुख, चंद्र के जैसा मुख है। मतलब क्या?
उसका असाधारण धर्म से रहित है, और चंद्र में जैसे आह्लादकता है वैसी मुख में दिखाई दे रही है। तद्गत भूयो धर्मवत्व है, इसी को कहते हैं सादृश्य। लग गया अर्थ जी? चलिए आगे। तो उपमान हुआ। आगे आगे क्या आ रहा है? तदनंतरम भवती निश्चय। तदनंतर, तदनंतर मतलब गवय में गाय के सादृश्य का ज्ञान होने के बाद। पहला कौन सा ज्ञान हुआ? गवय में गाय के सादृश्य का ज्ञान, क्योंकि इंद्रिय का सन्निकर्ष किसके साथ है? गवय के साथ है। तो गवय में गाय के सादृश्य का ज्ञान हुआ, उसके बाद ज्ञान होता है उसको, जिसको हम उपमिति कहेंगे। वही तदनंतरम भवति निश्चय। क्या? अनेन सदृशी मदिया गौ इति, यह निश्चय होता है। अनेन सदृशी, अनेन, अनेन गवयेन, उस पर लिख के रखना है। अनेन के ऊपर क्या लिखेंगे? गवयेन सदृशी मदिया गौ इति, ऐसा निश्चय हो जाता है। तो ये ज्ञान का कैसा हुआ? हाँ, ये जो पद आया नहीं उसके पहले तदनंतरम भवति निश्चय, तदनंतरम पद आया ना, तदनंतर का अर्थ लिखिए। तदनंतरम गवयगत, गवयगत गो सादृश्य दर्शनानंतरम, गवयगत गो सादृश्य दर्शनानंतरम। हो गया इतना? गवय में गो के सादृश्य का ज्ञान होने के बाद भवती निश्चय, क्या निश्चय होता है? अनेन सदृशी मदिया गौ इति। हो गया जी? तो मदिया गौ, ये ज्ञान कैसा हुआ फिर? तो उस पर लिखिए गोगत गवय सादृश्य ज्ञान। गोगत गवय सादृश्य ज्ञान। हो गया नहीं इतना? तो गोगत गवय का सादृश्य ज्ञान हुआ, उसका किससे हुआ? उसका कारण कौन है? क्या है वो? गवयगत गो सादृश्य ज्ञान कारण है। किसके लिए? गौगत गवय सादृश्य ज्ञान के लिए। अर्थात गवय अनुयोगिक गौ प्रतियोगिक ज्ञान से उत्पन्न होता है। गौ अनुयोगिक गवय प्रतियोगिक ज्ञान, जिसको हम कहेंगे उपमिति अर्थात फल। ठीक है, चलिए आगे। तत्र, मिला पंक्ति, तत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्याम गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम करणम, अर्धविराम, गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञानम फलम। साफ साफ कह दिया। तो क्या पद आया? तत्र। तत्र मतलब क्या भाई? तत्र का अर्थ लिखिए। तत्र बराबर तयोः सादृश्य ज्ञानयोः मध्ये, तयोः सादृश्य ज्ञानयोः मध्ये। हो गया जी? उन दोनों के सादृश्य ज्ञान में दो सादृश्य ज्ञान यहां पर। एक है गवयगत गो सादृश्य, दूसरा है गोगत गवय सादृश्य। तो उनमें कौन कारण है और कौन फल है, ये निर्णय कैसा करेंगे? तो बोलेंगे अन्वय व्यतिरेक से, है कि नहीं? कपाल है तो घट, कपाल नहीं तो घट नहीं, अतः कपाल कारण हुआ, कार्य हुआ कौन? घट। उस प्रकार यह भी अन्वय व्यतिरेक बनेगा। क्या? गवय में गो सादृश्य का ज्ञान है तब होता है क्या? गौ में गवय सादृश्य का ज्ञान, अन्वय हुआ। और व्यतिरेक क्या? गवय में गो सादृश्य का ज्ञान नहीं होता है तो नहीं होता है कौन? गौ में गवय सादृश्य ज्ञान, ये व्यतिरेक हुआ। तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय, तदभावे तदभाव व्यतिरेक। ठीक, पंक्ति चलिए। तत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, मिला पंक्ति। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा क्या निश्चय होता है? गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम करणम, ये करण है।
कौन करण है? गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञान करण है। करण मतलब प्रमाण है, अर्थात उपमान है। ठीक है ना? तो कौन ज्ञान उपमान है? इसको स्पष्ट भाषा में बोलना हो, अनुयोगी प्रतियोगी की भाषा में बोलना हो, तो कौन प्रमाण है, कौन करण है? गवय प्रतियोगी। गवय अनुयोगिक, गौ प्रतियोगिक ज्ञान, ये है क्या? उपमान। ये क्या है? उपमान, करण। वही लिखा ना स्पष्ट। तत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्याम गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम करण। और फल क्या है? उपमिति। फल मतलब उपमिति, वो क्या है? गो निष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान। इसको बोलेंगे अनुयोगी प्रतियोगी की भाषा में तो क्या होगा वाक्य तैयार? गौ अनुयोगिक गवय प्रतियोगिक सादृश्य ज्ञान। ये क्या हुआ? फल, उपमिति। लग गया भाई? चलो तो पंक्ति देखिए फिर से। तत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, मिला कि नहीं? तो अन्वय व्यतिरेक कैसा बनता है वो तो आपको लिख के दिया, समझाया। थोड़ा लिखना हो तो लिख लीजिए उसके ऊपर, अन्वय व्यतिरेक कैसा होगा करके लिखेंगे। गवय निष्ठ, गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञाने सती, गो सादृश्य ज्ञाने सती, आगे गो निष्ठ गवय सादृश्य ज्ञानम भवति, गो निष्ठ गवय सादृश्य ज्ञानम भवति इति अन्वयः, इति अन्वयः, इति हो गया पूर्ण विराम। अब व्यतिरेक लिखिए। गवय निष्ठ, गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञानाभावे, गो सादृश्य ज्ञानाभावे, ज्ञानाभावे, ज्ञानाभावे गो निष्ठ गवय सदृश्य ज्ञानाभाव, गो निष्ठ, गो निष्ठ गवय सादृश्य ज्ञानाभाव, गो निष्ठ गवय सादृश्य ज्ञानाभाव व्यतिरेक। ये व्यतिरेक हुआ। और अन्वय व्यतिरेक ही होते हैं क्या? कार्य कारण भाव के निश्चयक। कारण कौन है, कार्य कौन है, इनका निश्चय करने के लिए होते हैं कारण कौन? अन्वय व्यतिरेक। तो वही दिया मूल में। तत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्याम गवय निष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम करणम, करणम का अर्थ प्रमाणम, उपमान प्रमाणम। ठीक है। और गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञानम फलम, फलम मतलब उपमिति। ठीक है ना? क्योंकि वो उपमान से जन्य है वो ज्ञान। चलिए आगे। कोई पूर्व पक्षी अभी आ रहा है, कदाचित कोई पूर्व पक्षी कहेगा कि इस प्रकार का जो उपमिति ज्ञान के लिए आपने उपमान प्रमाण स्वतंत्र बताया करण, क्या जरूरत है इसकी? उपमान को मानो ही मत, क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान तो अनुमिति अनुमान से भी हो जाएगा, तो उपमान को मानने की क्या जरूरत है? ऐसी कोई शंका करेगा तो उसका उत्तर दे रहे ग्रंथकार, न चैदम प्रत्यक्षेन संभवति, यह ज्ञान प्रत्यक्ष से भी नहीं होगा और अन्य प्रमाण से भी नहीं होगा। उसके लिए अन्य प्रमाण मतलब अनुमान आदि से भी नहीं होगा। इसके लिए स्वतंत्र उपमान प्रमाण की ही जरूरत है। इस बात को समझा रहे हैं भाई। कैसे देखिए, न च इदाम प्रत्यक्षेन संभवति, क्यों? गोपिंडस्य तदा इंद्रिय असन्निकर्षात हेतु दिया। मतलब उपमिति ज्ञान हुआ कि नहीं? कौन सा? गऊ में गवय के सादृश्य का ज्ञान उपमिति है और ये प्रत्यक्ष से हो जाएगा, ऐसा कोई बोलेगा? उपमान प्रमाण की स्वतंत्र क्या जरूरत है? तो उसका उत्तर दे रहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय गऊ में गवय के सादृश्य का ज्ञान हो रहा है उस समय गोपिंड के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष ही नहीं है। वह आदमी जंगल में चला गया है, उसके इंद्रिय का सन्निकर्ष किसके साथ है? गवय के साथ है। और गवय में
गौ के सादृश्य का ज्ञान, ये तो उपमान हुआ। फिर उससे उपमिति होती है क्या? गौ में गवय के सादृश्य का ज्ञान। उस समय, जिस समय ये ज्ञान हो रहा है, उस समय उस पुरुष के इंद्रिय का सन्निकर्ष गौपिंड के साथ है क्या? नहीं है। तो गौपिंड के साथ ही उसके इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं है, तो उस गौ में रहने वाला जो सादृश्य, उस धर्म रूप सादृश्य, उसका भी ज्ञान उसको कैसा होगा? अर्थात नहीं होगा। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से यह उपमिति रूप फल हो नहीं सकता। बात लगी? पंक्ति की न च इदम प्रत्यक्षेन संभवति, न च इदम। इदम क्या? इदम का अर्थ लिखिए, इदम बराबर, इदम बराबर उपमिति ज्ञानम। उपमिति ज्ञानम बराबर गोनिष्ठ, गोनिष्ठ गवय सादृश्य विषयकम ज्ञानम। गवय सादृश्य विषयकम ज्ञानम हुआ पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है प्रत्यक्षेन बराबर, प्रत्यक्षेन मतलब प्रत्यक्ष प्रमाणेन, प्रत्यक्ष प्रमाणेन। फिर आगे न संभवती, क्योंकि न का अन्वय संभवती के साथ है, न संभवती बराबर न जायते। हो गया। न च इदम मतलब ये उपमिति ज्ञान, अर्थात गौ में गवय के सादृश्य का ज्ञान वह प्रत्यक्ष प्रमाण से न जायते, उत्पन्न हो नहीं सकता, न संभवती। हेतु क्या? कारण क्या? कारण दे रहे, गोपिंडस्य तदा इंद्रिय असन्निकर्षात्। मिला? गोपिंडस्य, गोदेहस्य, तदा, तदा मतलब तदा, तदा का अर्थ लिखिए, तदा बराबर गोगत सादृश्य ज्ञान काले, गोगत गवय सादृश्य ज्ञान काले। गोगत गवय सादृश्य ज्ञान काले मतलब गौ में जो गवय के सादृश्य का ज्ञान हो रहा है उस समय, है ना? गौ में गवय के सादृश्य का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? उस समय इंद्रिय असन्निकर्षात, गोपिंडस्य इंद्रिय असन्निकर्षात। गोपिंडार्थ गाय का देह इंद्रिय के साथ उसका सन्निकर्ष है क्या? नहीं है, क्योंकि गाय घर में है और ये जंगल में खड़ा है, सन्निकर्ष ही नहीं है। इंद्रिय सन्निकर्ष, इंद्रिय असन्निकर्षात, ऐसा है ना? इंद्रिय का सन्निकर्ष है नहीं है। होगा इतना? तो कुल मिलाकर क्या हुआ? प्रत्यक्ष प्रमाण से उपमिति ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कोई कहता है तो वह उसका कहना ठीक नहीं है। लगा इतना? अब कदाचित कोई बोलेगा उपमिति का ज्ञान अनुमान प्रमाण से कर लेंगे, तो काय को स्वतंत्र चाहिए उपमान प्रमाण? ऐसा कोई बोलेगा तो उसका जो उत्तर दे रहे कि अनुमान प्रमाण से भी यह ज्ञान नहीं हो सकता है करके। कैसे? पंक्ति देखिए, न अपि अनुमानेन, अनुमानेन अपि न, अनुमान से भी उपमिति रूप ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बता रहे आगे, नाप्य अनुमानेन, अनुमानेन बता दे रहा, ठीक है ना? अनुमानेन अपि न। फिर आगे, नापि मदिया गौः एतद् गवय सदृशी एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात् यो यद्गत सादृश्य प्रतियोगी स तत्सदृशः यथा मैत्रनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी चैत्रः मैत्र सदृशः इति अनुमानात् तत्संभवः इति वाच्यं न च वाच्यं। वाक्य के एकदम आरंभ में न आया है, इसी पेज पर नापी, वो न का अन्वय किधर है? वाच्यम के साथ है। लग गया अर्थ जी? तो देखो भाई, अभी तो कैसा अनुमान से भी नहीं होगा? तो अनुमान का एक आकार दिखा रहे पहले, और उस अनुमान से भी ज्ञान नहीं हो सकता है, इस बात को फिर कहेंगे। तो न का अन्वय वाच्यम के साथ। अपि मदिया गऊ, ये पक्ष हुआ,
मदिया गौ, ये क्या हुआ? पक्ष। फिर आगे एतद् गवय सदृशी, ये साध्य। अनुमान करने का प्रयास कर रहा है कोई। एतद् गवय सदृशी, जंगल में खड़ा है कि नहीं वो, तो क्या बोल रहा है वो आदमी? क्या? मदिया गौ, मेरी गाय। एतद् गवय सदृश, इस गाय गवय के सदृश है, ऐसा। तो एतद् गवय सदृशी लग गया इतना। फिर हेतु क्या? एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात्, मिला कि नहीं? क्या? एतन्निष्ठ, एतद्निष्ठ, एतद् गवय, गवयनिष्ठ जो सादृश्य है, उस सादृश्य का प्रतियोगी कौन है? गाय है। क्योंकि गवय में जो गाय के सादृश्य का ज्ञान है वो कैसा है? उल्टा क्यों बोलते हैं? गवय अनुयोगिक, गौ प्रतियोगिक है। जो सामने है, जिसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष है कि नहीं, तो वो जिसमें सादृश्य बता रहे वो अनुयोगी, जिसका सादृश्य वो प्रतियोगी। तो गवय क्या है? अनुयोगी, और गौ क्या हुई? प्रतियोगी, है कि नहीं? तो ये तन्निष्ठ सादृश्य बोला कि नहीं? स्पष्ट स्पष्ट। ये तन्निष्ठ मतलब गवयनिष्ठ सादृश्य, तो गवयनिष्ठ मतलब गवय में रहने वाला सादृश्य। तो जहां सादृश्य रह रहा है वो क्या हुआ? अनुयोगी। और वो सादृश्य का प्रतियोगी कौन है? गौ। तो एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात्, एतन्निष्ठ सादृश्य का प्रतियोगी कौन है? गौ। तो प्रतियोगित्व तो किसमें चला गया? गौ में, है कि नहीं? हेतु उसमें चला गया, अतः साध्य भी रहेगा, ऐसा कह रहा है वो। ठीक है कि नहीं? हेतु कहा गया गौ में, अतः वो गौ कैसी? एतद् गवय सदृशी, इस गवय के सदृश है, ऐसा वो अनुमान करने का प्रयास कर रहा है। लग गए जी? पक्ष कौन हुआ? मदिया गौ। साध्य क्या है? क्या है? एतद् गवय सदृशित्व। क्यों? एतद् गवय प्रतियोगिक सादृश्यवती, है कि नहीं? ठीक है, साध्य है। एतद् गवय सदृशित, सरल भाषा में समझिए, एतद् गवय सादृश्य, ये साध्य है। एतद् गवय सादृश्य, सादृश्य किसमें है? गाय में, तो साध्य है। और हेतु क्या है? एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात्। लग गया जी? चलिए अब व्याप्ति बता रहे आगे। क्या है व्याप्ति? यह यद्गत सादृश्य प्रतियोगी सह तत्सदृशः, यह नियम। क्या जी? यह यद्गत सादृश्य प्रतियोगी, यह उदाहरण में घटाएंगे। यह गौ, यह से कौन लेंगे? गौ। यद्गत सादृश्य प्रतियोगी, यद्गत, यद्गत गवयगत सादृश्य का प्रतियोगी है। गवय में रहने वाला जो सादृश्य, उसका प्रतियोगी कौन है? गौ, है कि नहीं? तो यह यद्गत सादृश्य प्रतियोगी, इतना लगा। यह गौ, यह से कौन लेंगे? गौ। और यद्गत सादृश्य प्रतियोगी, यद्गत गवयगत, गवयनिष्ठ जो सादृश्य, उस सादृश्य का प्रतियोगी है गौ। सह गौ तत्सदृशः, तत्सदृशः गवय सदृश। तत्सदृश लग गया इतना? ये व्याप्ति बताया। अब दूसरा एक उदाहरण घटा रहे। यथा मैत्रनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी चैत्र। दो व्यक्ति है भाई, एक मैत्र है और एक चैत्र है। दो व्यक्ति है, ये कौन है? मैत्र, और एक है चैत्र। ठीक है। अब यहां पर वाक्य क्या लिखा है? मैत्र निष्ठ सादृश्य प्रतियोगी चैत्र। तो सादृश्य किसमें रह रहा है? सादृश्य किस प्रतियोगी तो नहीं पूछा, ये मैत्र निष्ठ प्रत्यक्ष लिख दिया है वहां पर। मैत्र निष्ठ मतलब मैत्र में रहने वाला कौन? सादृश्य। तो किसमें रह रहा है सादृश्य? मैत्र में। तो सादृश्य का अनुयोगी कौन हुआ? मैत्र। तो मैत्र में रहने वाला जो सादृश्य है किसका? चैत्र का। तो प्रतियोगी कौन हुआ? चैत्र। क्योंकि यस्य सादृश्य स तत्सादृश्य से प्रतियोगी। नियम लिख के रखे जाए तो यस्य सादृश्यम, यस्य सादृश्यम
सह तत्सादृश्यस्य प्रतियोगी, तत्सादृश्यस्य प्रतियोगी, पूर्ण विराम। यत्र सादृश्यम, यत्र सादृश्यम सह तत्सादृश्यस्य अनुयोगी, तत्सादृश्यस्य अनुयोगी। हो गया जी। यस्य, जिसका सादृश्य, वह क्या हो जाता है? सादृश्य का स तत्सादृश्यस्य प्रतियोगी। और यत्र सादृश्य, जिसमें सादृश्य है वह क्या हो जाता है? सादृश्य का अनुयोगी। तो क्या वाक्य देखिए, यथा मैत्र निष्ठ सादृश्य है कि नहीं, और उस सादृश्य का प्रतियोगी कौन? चैत्र हुआ। बराबर है कि नहीं? अब ये जो व्याप्ति घटे ना, तो व्याप्ति में देखिए फिर, यह यद्गत सादृश्य प्रतियोगी स तदृश्य, ये ऐसे लिखा है कि नहीं? वहां छापने में आपके वे पुस्तक में सदृश हुआ है ना, वहां पर चाहिए तत्सदृश, स की जगह तो पाहिजे, तत्सदृश हो गया ना। अब देखिए उदाहरण को घटाएंगे। यह, पहले यह को लिया था किससे? गौ, बराबर है कि नहीं? अब यहां पर यह से लेंगे किसको? पहले क्या लिया था? यह से गौ को, जो प्रतियोगी है उसको लिया था। गौ प्रतियोगी थी कि नहीं? दूर है कि नहीं गौ, उसको लिया। अब यहां पर मैत्र और चैत्र, इन दोनों में प्रतियोगी कौन है? चैत्र। फिर यह से कौन लेंगे? चैत्र को, सीधी बात। तो यह चैत्र। यद्गत सादृश्य प्रतियोगी, यद्गत, यद्गत मैत्रगत सादृश्य प्रतियोगी, मैत्रगत सादृश्य का क्या है? वो प्रतियोगी है। अतः सह, सह चैत्र, तत्सदृश, तत्सदृश मैत्र सदृश। लग गया पंक्ति? चलिए फिर, यथा मैत्रनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी चैत्र, लग गया इतना? वो कैसा है वो चैत्र? मैत्र सदृश, मैत्र के सदृश है। ठीक है ना जी? आगे, इति अनुमानात्, मतलब इस प्रकार का अनुमान कर दिया तो भी ज्ञान तो हो ही गया। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इति अनुमानात् तत्संभव, मिला? तत्संभव, तत्संभव मतलब क्या? तत्संभव का अर्थ लिखिए। तत्संभव क्या अर्थ होगा? लिखिए, तत्संभव बराबर गोनिष्ठ, गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान संभव। गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान संभव हो गया जी। मतलब उपमिति, उपमिति का आकार क्या था? गौनिष्ठ किंवा गौ अनुयोगिक, गवय प्रतियोगिक ज्ञान, यही उपमिति है। तो वही लिखा, गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान संभव, अर्थ उपमिति का संभव है। इति वाच्यम च वाच्यम, ऐसा अनुमान से वो ज्ञान होगा, ये मत बोलो। कौन बोल रहा है? सिद्धांती बोल रहे हैं। क्यों भाई? कारण क्या? तो खंडन के लिए हेतु दे रहे आगे की पंक्ति में। एवं विद अनुमान, एवं विद अनुमान अनवतारे अपि अनेन सदृशी मदिया गौ इति प्रतीते अनुभव सिद्धत्व। खंडन करने के लिए हेतु दिया क्या? एवं विद अनुमान अनवतारे अपि, मिला? मतलब इस प्रकार के अनुमान का अवतार प्रकट न होने पर भी उसके पहले ही ज्ञान हो जाता है क्या? कि मेरी गौ इस गवै के सदृश है, उपमिति ज्ञान हो जाता है। यदि यह ज्ञान अनुमान के पहले नहीं होता, अनुमान करने पर नहीं होता, तब हम मानते क्या अनुमान से ज्ञान हो रहा है करके। तो वही देखिए,
एवं विद अनुमान अनवतारे, मिला पंक्ति नहीं, अनवतार मतलब प्रयोग न होने पर भी, एवं विद अनुमान अनवतारे अपि मतलब बराबर लिखा ना मूल, एवं विद अनुमान अनवतारे अपि बराबर उक्त रूप लिंग ज्ञानाभावे अपि, उक्त रूप लिंग ज्ञानादि अभावे अपि, उक्त रूप लिंग ज्ञानादि अभावे अपि, हो गया। मतलब उक्त रूप अभी क्या है, वही रूप, कोई वो रूप स्वरूप जो लिंग ज्ञान, उस लिंग ज्ञान का अभाव होने पर भी, है कि नहीं, अर्थात अनुमान प्रयोग न करने पर भी, अनुमान प्रयोग अभावे अपि, क्या, अनेन सदृशी मदिया गौ, अनेन सदृशी, अनेन गवयेन सदृशी मदिया गौ, अर्थ तो उपमिति ज्ञान हुआ कि नहीं है, गवय के सदृश मेरी गाय है करके, तो अनेन सदृशी मदिया गौ इति प्रतीते, प्रतीति मतलब ज्ञान, इति प्रतीति अनुभव सिद्धत्व, अनुभव सिद्ध प्रतीति ज्ञान है, लिंग ज्ञान न रहने पर भी, अर्थात उपमान से ही, उपमान प्रमाण से ही यह उपमिति ज्ञान हो रहा है, उसके लिए अनुमान की जरूरत नहीं है, ये कहना। और एक हेतु दे रहे भाई, क्या हेतु, उपमिनोमिति अनुव्यवसायाच्च, जब ज्ञान हो जाता है उपमिति ज्ञान, उसके बाद क्या होता है, उपमिनोमि, मुझे उपमिति ज्ञान हुआ है, यह अनुव्यवसाय होता है। यदि अनुमान से वो ज्ञान होता तो अनुव्यवसाय होना चाहिए था, क्या, अनुमिनोमि, मुझे अनुमान हुआ, अनुमिति ज्ञान हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा अनुव्यवसाय होता है क्या, नहीं। इससे भी पता चलता है कि उपमान प्रमाण से ये ज्ञान हुआ है, अनुमान से नहीं। क्या लिखा, उपमिनोमिति अनुव्यवसायाच्च, मिला, उस पर लिखिए एक वाक्य, यदि एतत् सादृश्य ज्ञानम अनुमिति ही स्यात्, अनुमिति ही स्यात् अर्धविराम, तदा अनुमिनोमि, तदा अनुमिनोमि इति अनुव्यवसायः स्यात्, इति अनुव्यवसायः स्यात् अर्धविराम, न उपमिनोमि इति, न उपमिनोमि इति पूर्ण विराम, भवति च उपमिनोमि इति अनुव्यवसायः, उपमिनोमि इति अनुव्यवसायः, तस्मात् तस्य अनुमितित्वं न एव युक्तम्, तस्य अनुमितित्वं न एव युक्तम् इति भावः, न एव युक्तम् इति भावः। हो गया जी। यदि यह सादृश्य ज्ञान, यदि अनुमिति होता तो अनुव्यवसाय मतलब ज्ञान का ज्ञान, जैसे होता है कि नहीं, जैसे अयम घट यह ज्ञान और घट ज्ञानवान अहम यह अनुव्यवसाय ज्ञान, उस प्रकार यदि ये तो सादृश्य ज्ञान अनुमिति स्यात् तदा तब तो अनुमिनोमि, इस प्रकार क्या होना चाहिए था, अनुव्यवसाय। उपमिनोमि ऐसा अनुव्यवसाय नहीं होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, भवति च उपमिनोमि इति अनुव्यवसाय, उपमिनोमि ऐसा अनुव्यवसाय हो रहा है।
तस्मात् इससे सिद्ध हुआ क्या, तस्य अनुमितित्वम नैव युक्तम, वो अनुमिति ज्ञान नहीं है अपितु उपमिति ही है। वही लिखा उपमिनोमिति अनुव्यवसायच्च। ठीक आगे, तस्मात् उपमानम मानांतरम, तस्मात्, तस्मात् मतलब क्या, तस्मात् का अर्थ लिखिए, तस्मात् बराबर उपमिनोमिति अनुव्यवसाय बलात्, उपमिनोमि इति अनुव्यवसाय बलात्, ठीक है, उपमिनोमि इति अनुव्यवसाय बलात् मतलब उपमिनोमि ऐसा अनुव्यवसाय हो रहा है, उसके सामर्थ्य से सिद्ध हुआ कि उपमानम मानांतरम, मानांतरम स्वतंत्र प्रमाणम, स्वतंत्र प्रमाण है, इसका अंतर्भाव अनुमान या प्रत्यक्ष आदि में कर नहीं सकते। तस्मात् उपमानम मानांतरम, लग गया जी, इति अनुमान परिच्छेद, इस प्रकार यहाँ पर सॉरी इति उपमान परिच्छेद, इस प्रकार यहाँ पर उपमान परिच्छेद, उपमान खंड समाप्त हो जाता है। लग गया जी, 3 प्रकरण पूर्ण हुए, उपमान प्रमाण समाप्त हुआ, अब आगम प्रमाण आएगा, आगम परिच्छेद, उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।